हेलो फ्रेंड्स, शर्मा कोचिंग इन्वेस्ट के ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो फंडामेंटल ऑफ एनालिसिस का लेके आए हैं। फंडामेंटल ऑफ एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी कंपनी की जो खाता बही होती है उसके बारे में कुछ डिटेल से रिसर्च करना और उसके बारे में पता लगाना कि कंपनी कैसी है, कंपनी कितने साल से वर्किंग कर रही है, कंपनी क्या प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी कितने अच्छी ग्रोथ से आगे बढ़ रही है, कंपनी की सेल्स क्या है, कंपनी की असेट्स कितनी है, कंपनी के ऊपर लोन्स कितने हैं और कंपनी के पास कितना कैश है, कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर सकती है नहीं कर सकती है, उसके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कितने गवर्नमेंट का उसको सपोर्ट मिल रहा है, फ्यूचरिस्टिक है या नहीं है। वो सारी चीज़ें एक फंडामेंटल्स के अंतर्गत ही आती है। उस फंडामेंटल्स में हम जो अकाउंटिंग वर्किंग होती है उस पर हम कुछ रिसर्च करते हैं, उसमें कुछ डिटेल्स ऐसे निकाल के लेके आते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि वो स्टॉक सही है या नहीं है। उसमें हम बहुत सी चीज़ें कवर कर सकते हैं। जैसे इनिशियल लेवल पे हम देखते हैं तो मार्केट में लोग अधिकतर बातें करते हैं पी रेशो की, पीवी रेशो की, डेब्ट इक्विटी रेशो हो गया, बैलेंस शीट हो गया, P&L हो गया, इसके बारे में बातें करते हैं। खर्चे क्या है ये देखते हैं, खर्चे बढ़ा रही है, कम कर रही है, सेट्स बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती है। बट और भी चीज़ें आती है जो स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमें देखनी चाहिए। तो हम आते हैं और स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ एनालिसिस। सबसे पहले आता है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। फंडामेंटल ऑफ एनालिसिस में सबसे पहला एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है कि हम नॉर्मल भाषा में इसको समझते हैं कि हम किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो एक पैसा बिज़नेस में लगाते हैं और उस बिज़नेस से हम कितने रुपए वापस कमा रहे हैं उसको हम वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं। मतलब इन्वेस्ट करके हमने क्या वैल्यू ली, उस बिज़नेस से हमने क्या वैल्यू निकाली, उसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसमें आता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो किसी शेयर की नॉमिनल वैल्यू होती है कि इतनी आप ये सोच सकते हैं कि मैं एक शेयर की इतना प्राइस दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। कई बार क्या होता है कि मार्केट किसी शेयर को ओवर वैल्यूड कर देता है। ओवर वैल्यूड इसलिए कर देता है क्योंकि वो उस कंपनी के जो फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या उस कंपनी की फ्यूचर में डिमांड कितनी है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए मार्केट उस चीज़ के लिए उसको थोड़े प्लस पॉइंट्स देता है। इस वजह से उसके शेयर की ग्रोथ हो जाती है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसकी वैल्यू उतनी होनी चाहिए या हम उतना ही इन्वेस्ट करें। उसकी एक वैल्यू निश्चित होनी चाहिए ना जितना हम कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, किसी साइट के थ्रू, तो वहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को। मैं और सिंपल अर्थों में आपको समझा देता हूँ। जैसे हम कहीं प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो वहाँ पे 3 रेटें चलती है। एक बेचने वाले की रेट चलती है, एक खरीदने वाले की चलती है और एक गवर्नमेंट की DLC रेट चलती है। तो बेचने वाले की जो रेट चलती है वो होती है शेयर मार्केट की प्रेजेंट टाइम की वैल्यू। जो शेयर जिस वैल्यू पे शेयर आज की डेट में बिक रहा है उसको आप बोल सकते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है। और दूसरा होता है कि बायर की रेट। बायर की रेट ये कि बायर रिसर्च करके सारा रिसर्च कर लेता है, उसके बाद सबसे आस पड़ोस में पूछ लेता है क्या रेट चल रही है, कितनी होनी चाहिए। उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि मैं उस प्रॉपर्टी की इतनी ही वैल्यू दे सकता है। अंदाजन हम मानते हैं कि वो हमसे 100 रुपये मांग रहा है और हमने रिसर्च करी कि मार्केट में तो 70 रुपये ही है, तो हम 70 रुपये ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। बट उसकी DLC रेट चल रही है 40 रुपये, तो बुक वैल्यू हो गई 40 रुपये और आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू की 70 रुपये। बट मार्केट में उसने बोल रखा है मैं 100 रुपये लूँगा, तो वो मार्केट वैल्यू हो गई। तो आराम से इजी शब्दों में हम इसको समझ सकते हैं कि 70 रुपये पे अगर हमको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेम वही है कि मार्केट में कोई शेयर 100 रुपये पे भी दिख रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 100 रुपये का है तो हम उस पर इन्वेस्ट कर दें। उसकी एक नॉमिनल वैल्यू होनी चाहिए ना जिस पर हम इन्वेस्ट कर दें, तो उसकी हमें नॉमिनल वैल्यू देखनी है। उसके लिए सॉफ्टवेयर कई ऐसे हैं जो आराम से इजीली आपको बता देते हैं कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। इसका एक छोटा सा रूल है जो आप नोट करके रख सकते हैं। यदि किसी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है तो हमेशा वो शेयर अच्छा बोला जाता है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो हमेशा उस शेयर में थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें इन्वेस्ट ना करो, उसके बारे में और रिसर्च करनी पड़ती है। फिर हम उसमें नेक्स्ट में आ जाते हैं रेशियोज़ पे। अब रेशियोज़ में क्या होता है, रेशियोज़ अलग अलग होते हैं। PE रेशो होता है, PV रेशो होता है, डेब्ट इक्विटी रेशो होता है और कुछ और भी होता है। मेनली जो हम इनिशियल लेवल पे अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि उस कंपनी का PE रेशो क्या है। नॉर्मल इंडस्ट्री में बोला जाता है अगर किसी कंपनी का 15 से 20% से नीचे PE रेशो है
तो वो कंपनी अच्छी बताई जाती है, उसकी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी होती है। पी रेशियो का मतलब होता है कि आप उस कंपनी में 1 रुपये कमाने के लिए कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर 15 का उसका पी रेशियो है तो आप 1 रुपये कमाने के लिए उस कंपनी को 15 रुपये दे रहे हैं। ये पी का नॉर्मल सा एक अर्थ होता है। तो पी रेशियो इसको बोलते हैं। दूसरा होता है पी बी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू वो होती है जो मेरी बुक्स में है कि कंपनी जैसे मार्केट में 100 रुपये वैल्यू, मेरी बुक्स में वैल्यू चल रही है 20 रुपये, तो मार्केट से 5 गुना ज़्यादा पे ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, तो वो भी हमें देखना जरूरी होता है कि बुक वैल्यू से कितना ऊपर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू से अगर पी बी रेशो भी जितना कम होगा उतना अच्छा होता है, पी रेशो जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। पी रेशो के लिए आप कह सकते हो कि 20 से या 15 से नीचे होगा तो वो कंपनी बहुत अच्छी बन जाती है। पी बी रेशो भी आप यही सोच सकते हैं कि जितना कम होता है। नेक्स्ट डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो नॉर्मल से अर्थों में हम समझते हैं कि मेरे पास आज 10 रुपये है, तो मैं 10 रुपये के अंदर जितना 10 रुपये है मेरे पास, और 10 रुपये में मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं और 2 रुपये लोन ले लूँ, तो मैं 2 रुपये ईजिली चुका सकता हूँ। क्यों? मेरे पास 10 रुपये है। अगर मैं 10 रुपये है और 15 रुपये का लोन ले जाऊँगा तो कल को मेरे पास कुछ इश्यूज़ आ गए, मेरी कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई, या मेरे पास कुछ टैक्स लायबिलिटीज़ आ गई, तो सबसे पहले मेरे डेप्ट वाले ही मुझसे, मतलब मेरे कर्जदार है वो मुझसे लेने आएंगे, तो मुझे उनको देना पड़ेगा ना। उस कंपनी में मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, दिवालिया घोषित हो जाएगी। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि किसी भी कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने जो लोन्स लायबिलिटीज़ है वो कभी भी सेटल कर सकती है अगर उसके पास इनिशियल अच्छा फंड होगा। तो 1 से कम अगर किसी कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा हम समझते हैं बैलेंस शीट P&L। बैलेंस शीट P&L को आप नॉर्मल अर्थों में पहले तो ये समझो होता क्या है। P&L होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस का मतलब 100 रुपये आपके पास है, मतलब 100 रुपये आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, 100 रुपये पे आपने माना 15 रुपये कमाए, आपका ग्रोस प्रॉफिट हो गया 15 रुपये। अब उसमें से आपने अपने खर्चे काट लिए, जैसे कुछ भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, किसी की सैलरी हो सकती है, कोई अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो सारे घटाने के बाद आपके पास 5 रुपये बचे, वो आपका नेट प्रॉफिट हो गया, मतलब वो आपकी जेब में जाएगा। उसको हम छोटे मोटे अर्थों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। बैलेंस शीट वो होती है जिसमें आपके कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जैसे कि आपकी असेट्स कितनी है, आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, आपके ऊपर लोन्स कितने हैं, आपने किसी को एडवांस दे रखा है वो कितने हैं, आपकी इक्विटी, आपके पास अपना पैसा कितना पड़ा है, वो सारी चीज़ें बैलेंस शीट में आती हैं। तो नॉर्मली ये बैलेंस शीट P&L होता है। तो इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले कंपनी की जो असेट्स है वो बढ़ रही है, घट रही है। अगर कंपनी की असेट्स कंटिन्यू हर साल टू साल बढ़ रही है तो वो बहुत अच्छा है। और दूसरा कि अगर कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी है तो कंपनी अपनी लायबिलिटीज़ को कम कर रही है नहीं कर रही है। अगर कम कर रही है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। कंपनी के पास कैश अवेलेबल है कि नहीं। दूसरा, कंपनी जो अपने लोन्स है वो टाइम टू टाइम चुका रही है नहीं चुका रही है। कंपनी की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। तो ये छोटी मोटी चीज़ों के आप ऊपर रिसर्च कर सकते हो, उससे आपको अपने शेयर्स को चूज़ करने में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमने देखा कि फंडामेंटल एनालिसिस डिवाइडेड आर इन 3 रूल्स: वैल्यू इन्वेस्टिंग, रेशियोज, बैलेंस शीट, P&L। तो नॉर्मली आपको ये देखना है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में इंट्रिंसिक वैल्यू से हमारी जो शेयर की प्राइस है अगर वो कम में मिलता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, रेशियोज देखना है, पी रेशियो 15-20 से कम है तो हम उसको कंसिडर करेंगे। पी बी रेशियो भी जितना कम होगा तो हम कंसिडर कर लेंगे। डेप्थ इक्विटी रेशियो 1 से नीचे होगा उसको हम कंसिडर कर लेंगे। तीसरा, हम बैलेंस शीट में देख लेंगे कि कंपनी की एसेट्स बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, उसकी लायबिलिटीज़ घट रही है नहीं घट रही है, प्रॉफिट एंड लॉस में उसकी सेल्स ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है, प्रॉफिट कंटिन्यू आ रहा है नहीं आ रहा है, कि कंपनी सेल तो बढ़ाई जा रही है बट उसका प्रॉफिट नहीं आ रहा है, वो खर्चे ज़्यादा कर रही है बट वो लॉस में आ रही है, तो वो कंपनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। ये मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन बना रखी है, तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि इफ़ शेयर मार्केट प्राइस इज़ लो, अगर शेयर की मार्केट की प्राइस जो लो है फ्रॉम इंटेंजिबल वैल्यू तो शुड परचेज, हमें उसको परचेज करना चाहिए या कंसिडर कर सकते हैं। इफ़ शेयर प्राइस इज़ हायर फ्रॉम इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा है तो उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। फिर हम आते हैं रेशियोज़ पे। रेशियोज़ में हम देखेंगे पी रेशियो। अगर इफ़ ए शेयर पी रेशियो बिलो 20 देन वी शुड परचेज इट, एंड इफ़ 20 तो नॉट गुड। अगर इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी शेयर का पी रेशियो 20 से कम है
तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, उसको हम परचेज़ कर सकते हैं शेयर को। अगर 20 से ज़्यादा है तो हम कंसीडर नहीं करें तो ही अच्छा रहेगा। पीवी रेशो में भी यही है, अगर पीवी रेशो भी आपका जितना बिलो होगा, जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। डेब्ट इक्विटी रेशो भी मैंने आपको बताया कि 1 से कम होगा तो बहुत अच्छा है। इसमें मैंने एक और रेशो जोड़ रखा है, करंट रेशो। करंट रेशो का मतलब होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। इसमें भी एक ध्यान रखना, करंट असेट्स मतलब आपकी जो असेट्स है वो बढ़ती हुई होनी चाहिए। अगर आपकी असेट्स, करंट असेट्स और लायबिलिटीज़ घटती होनी चाहिए, अगर ये रेशो भी आपका 1 से ऊपर रहता है तो ये कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है। ये देखना, करंट रेशो के केस में हमेशा असेट्स ज़्यादा होगी, लायबिलिटीज़ कम होगी, तो रेशो ऑटोमेटिक 1 से ऊपर निकल के आएगा। तो इस चीज़ को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। हमने आगे देखा था कि बैलेंस शीट P&L, बैलेंस शीट P&L में ये देखना है आपको कि सेल्स ग्रोथ हो रही हो नहीं हो रही, ईयर ऑन ईयर उसकी सेल्स बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद कंपनी का प्रॉफिट कितना बचा है, वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी की फिक्स असेट्स, करंट असेट्स बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, लायबिलिटीज़ घट रही है नहीं घट रही है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं भूल गया था कहना, कि ये और देखना है कि कंपनी के जो प्रमोटर है, जो मालिक है, वो अपनी होल्डिंग हमेशा एक मेंटेन करके रखनी चाहिए। मतलब आप ये कंसीडर कर सकते हो मिनिमम 50% होल्डिंग होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर के पास 50% होल्डिंग नहीं है तो वो डिसीजन लेने में हमेशा कतराते हैं, वो हमेशा इनोवेशन नहीं कर सकते, नए नए आइडिया लाएंगे तो उनको सबकी पूछना पड़ेगा, सबकी राय लेनी पड़ेगी। इसलिए बोला जाता है कि किसी भी कंपनी की होल्डिंग उसके ओनर के पास होनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी कंपनी अच्छी ग्रो कर पाती है। तो ये हमेशा कंसीडर करें कि 50% से ऊपर किसी भी कंपनी की होल्डिंग है प्रमोटरों के पास तो वो अच्छी कंपनी है। अगर आपको 80-85 के आसपास मिलती है तो वो कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है। हमेशा इन चीज़ों को आप कंसिडर कर सकते हैं। ये रेशियोज़ है जो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। पी रेशो जो करंट मार्केट प्राइस है, लास्ट ईयर अर्निंग पर शेयर है, उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका पी रेशो निकल के आता है। डेब्ट इक्विटी रेशो में आपकी डेब्ट इक्विटी रेशो में लायबिलिटीज़ अपॉन इक्विटी आ जाता है, करंट रेशो में करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ आ जाता है। ये रेशियोज़ है, ये आप देख सकते हैं। इस वीडियो को दोबारा पॉज करके आप इजीली आराम से समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब हम चलते हैं शेयर एनालिसिस पे। जो हमने इतना डिस्कशन किया उसका हमें शेयर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या हमको चीज़ें देखनी चाहिए कि ये शेयर अच्छा है नहीं है। मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बारे में एक वीडियो बनाया था, अभी 3-4 दिन पहले ही बनाया था। उसके बारे में कुछ बताया भी था कि अच्छा शेयर है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो जो अभी हमने पढ़ा उस चीज़ को यहाँ अप्लाई करके देखते हैं हम कि अच्छा है नहीं है। वो सारी चीज़ें यहाँ अप्लाई होती है तो ये अच्छा शेयर हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं। अभी इस कंपनी की जो मार्केट में वैल्यू है वो 347 रुपये है, ठीक है। अभी जो मार्केट में ये ट्रेड कर रहा है 347 पर ट्रेड कर रहा है। अब आप ये देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप्चर हुआ है 9,752 करोड़, जो कि अच्छा माना जाता है। यानी कंपनी आज की डेट में स्टेब्लिश है, अच्छी खासी स्टेब्लिश है। ये क्या है नहीं कि कल की डेट में बंद करके चली जाएगी या कंपनी बंद हो जाएगी। अब हमने पी रेशो के बारे में देखा था, यहाँ कंपनी का पी रेशो कितना आ रहा है 12.4। मतलब हमने सबसे पहले देखा था कि 20 से कम है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, तो हमारा फुलफिल हो गया है, 12.4 है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। 20 आता है, हमने बुक वैल्यू देखी थी 128, ये देखिए 128 रुपये आ रही है, मार्केट में 347, तो आपका प्राइस टू बुक वैल्यू कितना आ रहा है 2.75। मतलब ये 1 से ज़्यादा आ रहा है ना, मतलब जितनी कंपनी की बुक्स में वैल्यू है उससे 2-2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब ठीक है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हमारी कुछ अदर फुलफिलमेंट्स पूरी होती है तो हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक कंपनीज होती है, वो भी देखा जाता है, कंपनी की ग्रोथ भी देखी जाती है, कंपनी की सेल्स भी देखी जाती है, तो उस अकॉर्डिंग मार्केट कंपनी के शेयर को ट्रीट करता है, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसकी हम सबसे पहला पॉइंट था हमारा कि इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए करंट मार्केट प्राइस से। हमेशा यहाँ पे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ रही है 423 और यहाँ कितनी आ रही है 347। मतलब कि हमने सोचा था कि हमको कोई चीज़, हमने ये सोचा कि मेरे को यार ये चीज़ मेरे को 8 रुपये में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट आपने देखा कि यार आपने बहुत रिसर्च कर ली और आपने देखा यार वो मेरे को मिली तो 6 रुपये में मिल रही है और सेम क्वालिटी की सेम सब कुछ, तो आप उसको कंसिडर क्यों नहीं करोगे ना। तो सेम वही केस है, इंट्रिंसिक वैल्यू 433 रुपये आ रही है, 433 रुपये, और मार्केट में उसकी वैल्यू 347 आ रही है। मतलब ग्रोथ होने के चांस अभी बहुत अच्छे हैं।
और इसमें आपको और भी एक चीज़ देखनी है, साइड में यहाँ रीड मोर आ रहा है, यहाँ पे आप जाके और इस कंपनी के बारे में पढ़िए कि कंपनी कितनी 1995 कंपनी, आज की भी कंपनी नहीं है, कंस्ट्रक्शन में है, कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसकी ऑर्डर बुक कितनी है, ये सारा यहाँ पे दे सकते हैं कि इसके इनकम का सोर्स कहाँ से आ रहा है, कितनी इनकम हो रही है, ये सारा सब कुछ नॉर्मल डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कंपनी ने अपना हाई कितना छुआ था 409, और अभी कितना चल रहा है 347। तो कंपनी अराउंड 20-22% के नीचे है। ऐसा शेयर जो कि 409 के आसपास जाके आ चुका, वो इतना नीचे ट्रेड कर रहा है 20-22%। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इट इज़ गुड, यू कैन कंसिडर फॉर दिस, बट यू हैव टू रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट हम आते हैं पीयर कंपनी। पीयर कंपनी से होती है, पीयर कंपनीज वो होती है जो सिमिलर काम करती है, जैसे पीएनआर कंस्ट्रक्शन जो काम कर रही है वो और भी तो कंपनियां कर रही होगी ना, तो सेम उनका हम देखते हैं। यहाँ पे पीएनआर इंडस्ट्री का हम एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी जैसे पी रेशो 20 से कम होगा, तो पी रेशो जितना है, और वही पी रेशो इंडस्ट्री का भी पी रेशो होता है कि 10 कंपनियां काम कर रही है तो कंपनियों का एक एवरेज पी रेशो निकल के आता है। अगर कंपनी उससे भी आप अपना पी रेशो कम मेंटेन करती है तो उसमें ग्रोथ होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि मार्केट में अगर 100 रुपये का काम बिजनेस पड़ा है और आप अभी तक 10 रुपये पे पहुँचे हो, तो आपके पास पोटेंशियल है कि आप 90 रुपये पे और जा सकते हो, तो आपके पास 90 रुपये की और ग्रोथ होने के चांस है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन का देखते हैं तो 12.43, और पी देखते हैं तो 24 पॉइंट, मतलब 10% नीचे है अभी। तो कंपनी को ग्रोथ होने के बहुत बहुत अच्छे चांस है कि कंपनी अच्छा ग्रोथ कर सकती है। इसके बाद हम आते हैं कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, सेल देखते हैं। कंपनी की सेल आप देखिए यहाँ पे ईयर ऑन ईयर कंपनी की सेल बढ़ती जा रही है। ये देखिए यहाँ ये देखिए 1028, फिर 946, फिर 1414, मतलब ये नहीं है कि कम हो रही है, अच्छी है, हाँ ठीक है, कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है। और आप नीचे आके देखेंगे इनके खर्चे भी नॉमिनल है, कंपनी हर साल प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ये देखिए 109 करोड़, 142 करोड़, 133 करोड़, 100, ये देखिए। और अर्निंग पर शेयर देखिए आप 12.56, 4.96, 5.24, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। ये आपके पी&एल हर साल टू साल, आप साल टू साल में देखेंगे तो कंपनी का ग्रोथ देखिए आप 2017 में 1642 करोड़ की इसकी सेल थी, फिर 2070 2292, 2452, 2904, 3600, 4000, मतलब कंपनी वही पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ी है। मैंने अभी बोला ना 100 रुपये का काम मार्केट में पड़ा है, बट आप अभी 10 पे ही चल रहे हो, तो आपके पास 90 रुपये के चांस है ना, वही कंपनी करती जा रही है। कंपनी 90 रुपये की ओर आगे बढ़ती हुई जा रही है, तो 90 रुपये और कंपनी अगर अर्न करेगी तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को उतना ही फ़ायदा होगा ना। फिर हम नीचे आते हैं, हम ये देखते हैं बैलेंस शीट। अब मैंने आपको अभी बोला था कि कंपनी के हमेशा ये देखना है कि एसेट्स बढ़ रही नहीं बढ़ रही। यहाँ देखिए कंपनी पहले 235 करोड़ की एसेट थी, फिर 738, फिर 1228, 1341, ये देखिए धीरे धीरे 1275, 776। अब यहाँ पे कंपनी की एसेट कम हुई है। अब इसका ये देखिए 776, 1275 से 776। अब इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, वो आपको देखना है कि क्या रीजंस है जिस वजह से ये कम हुई है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं 890 करोड़, फिर धीरे धीरे बढ़ाई है, ये देखिए ये आगे फिर और बढ़ी है। यहाँ पे हम लाइबिलिटीज़ भी देखेंगे, जैसे लाइबिलिटीज़ में यहाँ 798 करोड़ था, फिर 500, फिर 1000, फिर कंपनी ने लाइबिलिटी बढ़ा ली। फिर अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने लाइबिलिटी कम कर ली है। यहीं पे आप लोन्स में आएंगे तो 875, 754, 652, देखो यहाँ पे 652, फिर यहाँ पे बढ़ा लिए, मतलब अप डाउन चल रहा है। कंपनी असेट्स भी बढ़ाई जा रही है, कम भी करती जा रही है। यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1213 अदर असेट्स में कंपनी की है, ये देखिए 4000, फिर 3300, ऐसे कंपनी अपनी असेट्स भी बढ़ाई जा रही है। तो आई कैन मतलब मैं इसको अगर ट्रेड करना होगा तो मैं एक कुछ चीज़ें मेरे को सही लग रही है तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये 2-3 दिन पहले की उठी कंपनी है। 1995 कंपनी है, स्टेब्लिश कंपनी है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है। छोड़ो, अप डाउन थोड़े बहुत चल रहे हैं, 10-20% का चलता है, इतना नहीं हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। कंपनी की एसेट्स भी सही है, लाइबिलिटीज़ भी सही है। कंपनी के पास आज की डेट में ये सोचना है कि कंपनी के पास इतनी एसेट्स है कि वो अपनी कल की डेट में उसके ऊपर कुछ अर्न होनी या लाइबिलिटीज़ आ जाए तो वो कल की डेट में चुका के फ्री हो जाए। तो यहाँ पे कंपनी के पास इतनी एसेट्स है कि वो अपनी लोन्स लाइबिलिटीज़ सब चुका सकती है। तो प्लस पॉइंट ये होना चाहिए हमारे लिए कि कंपनी की लाइबिलिटीज़ कितनी है। अब यहाँ पे कंपनी का देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के पास आज की डेट में 165 करोड़ का कैश भी पड़ा है, मतलब रेगुलर कैश होना चाहिए ना किसी भी कंपनी के पास, तो वो कैश भी पड़ा है यहाँ पे।
अब हम नीचे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब आप देखिए मैंने क्या कहा था, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी के पास शेयर होल्डिंग, प्रमोटर के पास 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51। अभी कंपनी ने 2% घटाया, 2% में भी इसलिए घटाया होगा कि मे भी अपने लोन्स चुका रही हो, किसी भी वजह से ये घटा सकती है। अब आप यहाँ पे देखना, अब आप यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको ये दिखाता हूँ। FIs होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, DIs होते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर आपके। अब आप बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ देखेंगे, HDFC म्यूचुअल फंड, DSP फ्लैक्सी, DSP SBI ICIA। अब आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो इसमें इन्वेस्ट करके बैठी है, तो कुछ तो कंपनी में अच्छा होगा ना, तभी तो इन्वेस्ट करके बैठी है। आप ये देखेंगे DSP जो फंड है, ये आज की डेट में बहुत अच्छा खासा फंड है। ये म्यूचुअल फंड्स में आज की डेट में 20 से 25 का ईयर ऑन ईयर रिटर्न दे रहा है अपने फंड्स पर। उसके बाद आप देखिए SBI जैसा ग्रुप, वो इसमें इन्वेस्ट करके बैठा है, ICI करके बैठा है, HDFC करके बैठा है। तो आप ये भी तो देखिए 30% ये होल्डिंग इन्होंने पकड़ रखी है। तो अच्छी कंपनी है, तभी तो इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। FIs देखिए ना, FIs भी अपनी अपनी होल्डिंग पहले देखिए 5% थी, 5 6 8, फिर ये 7 आया, फिर 7, फिर 8। तो ये होल्डिंग आप 8% से इसको कंसिडर ना करके करोड़ों में देखिए, लोग करोड़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कंपनी में। तो आप ये देखिए ना, कितनी अच्छी कंपनी होगी तभी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं हमेशा कंसीडर इन चीज़ों को करता हूँ कि जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग अच्छी हो, जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 20 से ऊपर रहती है, वो कंपनियाँ हमेशा बहुत अच्छी मानी जाती है। और जहाँ DIs भी कंटिन्यू अपनी होल्डिंग बढ़ाते रहते हैं, वो भी अच्छी मानी जाती है। और आप और एक चीज़ कंसीडर कर सकते हैं हमेशा, कि कौन सी और कंपनी के बारे में हम रिसर्च करें कि जो अच्छी है, जहाँ पे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग और इंक्रीज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 48% है, अगर ये 48 से बढ़ा के उसको 51% कर लेते हैं, अगर धीरे धीरे बढ़ा के उसको 60 ले जाते हैं, तो वो भी एक अच्छा साइन माना जाता है। हमेशा एक गुड कंपनी वही होती है जो अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखती है, दूसरे के हाथ में नहीं जाने देती है। उससे उनके डिसीजंस लेने में इजी होता है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक कंपनियां हमेशा अपने डिसीजंस खुद लेना चाहेगी, न कि किसी और के ऊपर टालना चाहेगी। उससे हमेशा ग्रोथ होने के चांस उनको बहुत अधिक मिलते हैं, और भी बहुत चीज़ें होते हैं। और कंपनी के बारे में हमें ये भी देखना चाहिए कि फ्यूचरिस्टिक है नहीं है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अधिक खर्च कर रही है। जो माननीय नितिन गडकरी जी है हमारे, वो इतने डेडिकेटेड है अपने काम को लेके कि हर साल इतने प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं और भारत देश को इतना आगे लेके जा रहे हैं। तो हम क्यों ना फिर इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये भी तो कंस्ट्रक्शन ही कर रही है, ये भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट ही कंपनी, तो हमें भी तो करना चाहिए ना। हमें ऐसी कंपनियां ही तो देखनी है जो हमारे को शॉर्ट टर्म में भी पैसा बना के दे, लॉन्ग टर्म में तो और अच्छा बना के दे। अगर शॉर्ट टर्म में मैं हमेशा ऐसी कंपनियों को कंसिडर करता हूँ, और हमेशा 1 से 1.5 महीने के लिए कंसिडर करता हूँ कि मैं मेरा पैसा लगाऊं और 10 से 15% प्रॉफिट बना के निकल जाऊँ। अगर शेयर मार्केट का एक रूल है, अगर आप अपने पैसे 10 रुपये लेके आ रहे हो और उसको आप सोच रहे हो मैं 20 रुपये करके ले जाऊँगा, तो आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते। अगर आप 10 रुपये लेके आ रहे हो, आप ये सोचते हो कि मैं 1 रुपये 1.5 रुपया, 1 रुपये 1.5 रुपये को आप 1 रुपये 1.5 रुपये ना मान के उसको परसेंटेज काउंट करो, उसका परसेंटेज हो गया 10%, 15%। आप यही अमाउंट 10,000 ले जाइए, 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपये। अगर 1,000 रुपये आपने महीने के बना लिए तो क्या बुरा है। वही आप एक कंसिस्टेंसी से धीरे धीरे करते रहिए, तो एक टाइम आएगा ना जब आपके पास अमाउंट इकट्ठा होगा, तब आप किसी शेयर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है। बट वो कब होता है, जब आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए किसी चीज़ के मामले में। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ यार, ये चीज़ें मुझे देखनी है, ये नहीं देखनी है, इन चीज़ों को कवर करना है, इन चीज़ों को कंसिडर करना है। अगर इन चीज़ों को मैं कंसिडर करूँगा तो मैं ईजिली आराम से इसमें सर्वाइव कर सकता हूँ। हाँ, होता है कई बार कि आपको 10-15 दिन एक्स्ट्रा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अप डाउन होते रहते हैं। किसी भी शेयर में, अच्छे शेयर में हमेशा महीने में 1-2 बार अप डाउन होंगे, 10 से 15% ऊपर, 10 से 15% नीचे। तो आपको तो हमेशा 10-15% ऊपर वाला बना के ही तो निकलना है। और मार्केट में 4 से 5,000 कंपनियां हैं, तो हमेशा रिसर्च करो ना। एक कंपनी के ऊपर आराम से 2 दिन की रिसर्च करो, तीसरे दिन उस पर इन्वेस्ट करो। कंपनियां अच्छी चुनो, अच्छी चुन के अच्छा इन्वेस्टमेंट करो, अपने पैसे को कभी मत फंसाओ। आज की डेट में सेबी ने जो एक रिपोर्ट शेयर करी है वो ये है कि आज की डेट में जो भी बंदे
इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें से 90% तो लॉस में है। तो फिर आप ये क्यों मान के बैठे हैं कि मैं कल की डेट में पैसे लगाऊंगा और इसमें पैसे कमा के निकल जाऊंगा। ये एक भ्रम है जो लोग फैला रहे हैं। आपको ये नहीं करना है, आपको तो नॉर्मल अपना पैसा लगाना है और इतना देखना है कि मेरे को 10% मिला मैं बना के निकल जाऊंगा। लॉस नहीं करना है, होल्ड करना पड़े कीजिए होल्ड, कोई दिक्कत नहीं है, बट होल्ड ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होगा, मैं श्योरिटी देता हूँ। क्योंकि जो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, जो मैंने मेथड बताए उन मेथड्स के साथ आप हमेशा ट्रेड लेने जाओगे, इन्वेस्ट करके जाओगे, तो आप हमेशा 1-1.5 महीने में अपना 10 से 15% प्रॉफिट बनाओगे। ये क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं इन चीज़ों को 6-7 साल से देख रहा हूँ और मैंने बहुत एनालिसिस कर रखी है। तो मैं भी हमेशा 10-15% को ही कंसिडर करता हूँ। मैं हमेशा कभी डबल बनाने नहीं चाहता हूँ, कभी भी मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड मतलब इंट्राडे नहीं करता हूँ। मैं हमेशा करता हूँ 1 से 1.5 महीने की। 1 से 1.5 महीने मेरा 10% आया, मैंने कमाया, निकल गया। और कुछ शेयर्स ऐसे अच्छे अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करता हूँ। और इसमें बहुत चीज़ें आप रेगुलर न करके इसमें SIP कर दीजिए। हर महीने के SIP करेंगे तो उसमें और बेनिफिट होते हैं। और अधिक डिटेल के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। बहुत चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपके साथ बातें शेयर कर सकता हूँ, बट मे बी दिस इज़ नॉट राइट टाइम। अगर इन फ्यूचर अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ और भी चीज़ें कंसिडर करूँगा। और भी मेरी शॉर्ट्स वीडियो है, उनमें आपको कुछ अच्छे शेयर्स रिकमेंड करूँगा। मैं ऐसे ही शेयर रिकमेंड करूँगा जो आपके लिए अच्छे होंगे और हमेशा आपको प्रॉफिट देके जाएंगे। बट उसमें आपको थोड़ी बहुत रिसर्च तो आपको भी करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, वीडियो आप देखते रहिए, जो मैंने चीज़ें बताई वो देखिए और हमेशा कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़िए और थोड़ी बहुत ये देखिए कि किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले कि वो शेयर अभी मार्केट में क्या पोजीशन पे है, उसमें कुछ नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है, कोई नोटिस वगैरह तो नहीं आए हुए। ये थोड़ी बहुत 5-10 मिनट की जो न्यूज़ होती है वो आप अपडेटेड न्यूज़ देख सकते हैं, गूगल पे कहीं पे भी देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कंपनी कैसी है, कोई न्यूज़ ख़राब नहीं है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है। अगर कोई न्यूज़ नहीं मिलती है तो आप इन्वेस्ट कीजिए आराम से। 1-1.5 महीने में आप अपना पैसा महीना बना के और निकल जाइए, और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। थैंक यू गाइस। शर्मा कोचिंग इन्वेस्ट के ज्ञान में आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर मुझे सुनने के लिए। हम आगे भी मिलते रहेंगे और आपके लिए और अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।